हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, योगी सरकार ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे पर स्टाम्प ड्यूटी में बड़ी छूट दी है। अब आवासीय, कृषि के साथ साथ व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के दान विलेख पर भी केवल 5,000 रुपये स्टाम्प शुल्क और 1% निबंधन शुल्क देना होगा। यह निर्णय प्रदेशवासियों को राहत देगा, कानूनी हस्तांतरण बढ़ाएगा और विवाद भी कम होगा। जल्द ही अधिसूचना जारी होने पर यह लागू किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे उतने खुश नहीं है। ट्रंप के अनुसार भारत को रूसी तेल की खरीद रोकने के कारण भारी टैरिफ चुकाना पड़ा। उन्होंने मोदी से अपने अच्छे संबंधों का जिक्र किया, लेकिन यह भी कहा कि भारत ने अब रूसी तेल व्यापार काफी हद तक कम कर दिया है। ट्रंप ने भारत पर अमेरिकी टैरिफ का भी उल्लेख किया। वहीं दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद में भाजपा और कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खिलाफ गठबंधन कर लिया है। शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से चूक गई। भाजपा ने शिवसेना से बात न बनने पर कांग्रेस का हाथ थामा, जिससे भाजपा पार्षद नगर अध्यक्ष चुने गए। शिंदे गुट ने इसे अभद्र युति बताया। देखिए, अगली सबसे बड़ी खबर, भाजपा और शिवसेना ने मोहन भागवत के लव जिहाद संबंधी बयानों पर असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। भाजपा ने कहा कि ओवैसी के पास संघ प्रमुख को चुनौती देने का नैतिक अधिकार नहीं है, जबकि शिवसेना ने भागवत के विचारों का समर्थन किया। वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय ने लव जिहाद को राष्ट्रीय समस्या बताते हुए दावा किया कि हर साल लाखों लड़कियां इसका शिकार होती है, जिससे भारत की जनसंख्या प्रभावित हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भाजपा ने कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार के अवैध प्रवासियों को आवास देने के फैसले का कड़ा विरोध किया। बेंगलुरु में हुए प्रदर्शन में बीवीआई विजेंद्र और आर अशोक जैसे वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल हुए। भाजपा ने चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक हुआ तो वे अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे, क्योंकि राज्य की भूमि केवल कर्नाटक के लोगों के लिए है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर राजनीतिक लाभ के लिए भूमि का उपयोग करने का भी आरोप लगाया। वहीं दोस्तों देखिए, अखिलेश यादव ने भाजपा पर लोकतंत्र और संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा कि एसआईआर के जरिए सरकार चोरी छिपे एनआरसी लागू करने का काम कर रही है और सत्ता का खुला दुरुपयोग कर रही है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश रोजगार प्रदेश के रूप में पहचान बना। कौशल विकास मिशन के तहत योगी सरकार ने 2026 की शुरुआत में 5 जनपदों में मंडल स्तरीय रोजगार मेलों के माध्यम से 1 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य रखा। प्रत्येक मेले में 100 कंपनियां 20,000 युवाओं को नौकरी देगी, जिससे पलायन रुकेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वहीं देखिए दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य सचिवों के साथ बिहार की परियोजनाओं की समीक्षा की। राज्य में 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश चल रहा है, जिसमें 96% परियोजनाओं की बाधाएं दूर कर ली गई है। उन्होंने रेलवे, सड़क, टेलीकॉम और पावर सेक्टर सहित विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कार्यों की जानकारी दी और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के मनरेगा आंदोलन को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कांग्रेस पर अपने कार्यकाल में मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सैनी ने मोदी सरकार की वीबीजी रामजी योजना की सराहना की, जो मनरेगा की कमियों को दूर कर पारदर्शिता लाएगी और रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। वहीं देखिए दोस्तों, मायावती को बिहार में बड़ा झटका लगा। जिला अध्यक्ष सहित 2 दर्जन नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। बक्सर में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष गौतम सहित करीब 2 दर्जन पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दिया। उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक रामजी गौतम पर पार्टी को कमजोर करने, तानाशाही रवैया अपनाने और जाति पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। यह इस्तीफा अनिल कुमार के पहले के इस्तीफे और अभिमन्यु कुशवाहा के निष्कासन के बाद आया, जो बक्सर में बसपा के भीतर गहरे अंतर्विरोध को दर्शाता है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, वृंदावन में इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद एक युवक ने महिला को गेस्ट हाउस बुलाया और नशीले पदार्थ पिलाकर साथियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी दीपक सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी जो कि है वो फरार हो चुके हैं, उनकी तलाश जारी है। यह घटना पिछले साल नवंबर में हुई थी, जब महिला को परिक्रमा मार्ग स्थित गेस्ट हाउस में बुलाया गया था।
वहीं देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में एक और हिंदू का कत्लेआम हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है, जहां पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई। इनमें दिब्बू चंद्र दास, अमृत मंडल, बजेंद्र विश्वास, खोकन दास, राणा प्रताप बैरागी और शरत चक्रवर्ती मणि शामिल है। सोशल मीडिया पर भयावह वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन यूनूस सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, रेल डिवीजन के स्टेशनों पर अब हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे, जहां यात्री मामूली शुल्क पर 16 तरह की मेडिकल जांच करा सकते हैं। रिपोर्ट मोबाइल पर आपको तुरंत मिलेगी। इसके अलावा हेयर कटिंग सैलून, मोबाइल एसेसरीज काउंटर और मसाज सेंटर भी खुलेंगे। उत्तर भारत में कोहरा कम होने से विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का परिचालन सुधरा। साथ ही रेल यात्रा को झटका रहित बनाने के लिए पटरियों को भी अपग्रेड किया जाएगा। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में हरियाणा विजन 2047 के तहत परी बजट कंसल्टेशन सत्र की शुरुआत की। इस सत्र में राज्य के दीर्घकालिक विकास और आगामी बजट की प्राथमिकताओं पर मंथन किया जाएगा। उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, IT सहित विभिन्न क्षेत्रों प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य हरियाणा को आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार के डीरेगुलेशन 1.0 कार्यक्रम में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्य ने सभी 23 प्राथमिक सुधारों को 100% लागू कर अपनी व्यापारिक नीतियों को निवेश अनुकूल और पारदर्शी बनाया। भूमि निर्माण, श्रम, यूटिलिटीज और अनुमतियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सुधारों के कारण यूपी यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। यह सफलता $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को मजबूत करेगी। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराने का झूठा आरोप लगाने का आरोप लगाया। भाजपा ने केजरीवाल से सार्वजनिक माफी की मांग की, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। विधायकों ने विधानसभा परिषद में धरना दिया और कहा कि माफी न मिलने तक उनका विरोध जारी रहेगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पर्यटन अब सुशासन और महिला सुरक्षा से जुड़ रहा है। 7 जनवरी से लखनऊ में लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा शुरू होगी। यह सेवा 1090 चौराहे से शुरू होकर शहर की विरासत, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा की झलक दिखाएंगी। इसी के साथ देखिए, बिजली विभाग की एक मुफ्त समाधान योजना OTS का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें उपभोक्ताओं को मूल बकाया पर 20% की छूट मिलेगी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने पहले चरण में 917 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व वसूला था। यह योजना 2 किलोवाट तक के घरेलू और 1 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए होगी। फरवरी में छूट घटकर 15% हो सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में वाहनों की मैनुअल फिटनेस जांच बंद होगी। अब 23 लाख से अधिक व्यावसायिक वाहनों का फिटनेस केवल निजी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर होगा। 75 जिलों के लिए 13 निजी ATS आवंटित किए गए हैं। लखनऊ के ATS पर रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई व सीतापुर के वाहन भी जांचे जाएंगे, जिससे चालकों को लंबी दूरी तय करनी होगी। वहीं दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने CGL पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसमें जांच जारी रखने के साथ सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट ने CBI जांच की मांग खारिज कर दी थी और SIT को 6 माह में जाँच पूरी करने का निर्देश दिया था। इससे परीक्षा रद्द नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश की सभी डिजिटल ग्राम पंचायतों में 30 जनवरी तक अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होंगी। इससे ग्रामीण युवाओं को सिविल सेवा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। पंचायती राज विभाग द्वारा स्थापित इन लाइब्रेरी में इंटरनेट, कंप्यूटर, ई-बुक्स और डिजिटल सामग्री जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे वे गाँव में रहकर ही उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, शशि थरूर ने स्पष्ट किया है कि वह कभी भी पार्टी लाइन से अलग नहीं हुए। केरल में लक्ष्य 2026 शिविर के बाद उन्होंने कहा कि उनके बयानों को अक्सर गलत समझा जाता है, जबकि वे पार्टी के रुख के अनुरूप होते हैं। थरूर ने आडवाणी का बचाव और PM मोदी पर टिप्पणी को लेकर भी सफाई दी, जोर देकर कहा कि मीडिया केवल सुर्खियों पर ध्यान देती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गोवा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मित पालकर, कार्यकारी प्रमुख श्री कृष्ण परब और 3 अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जिला पंचायत चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद पालकर को अध्यक्ष पद से हटाया गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने केवल 2 सीटें जीती थी।
वहीं दोस्तों देखिए, क्या अभी तक आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाया? अगर नहीं तो फरवरी में आने वाले पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के रूप में मिलने वाले 2000 रुपये तो अटकेंगे ही, साथ ही में बिहार में जल्द ही शुरू होने जा रही कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1000 रुपये से भी आप हाथ धो सकते हैं। बिहार सरकार ने किसानों की मुश्किल आसान करते हुए विशेष कैंप लगाने की घोषणा की है ताकि सभी किसान अपनी फार्मर आईडी बनवा सकें। बिहार सरकार 6 से 9 जनवरी तक फार्मर आईडी बनवाने के लिए विशेष कैंप का आयोजन कर रही है। वहीं देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी खबर उत्तरकाशी के मोरी तहसील के गुराड़ी गांव में बुधवार सुबह भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें 3 आवासीय भवन जलकर राख हो गया। इस घटना में 14 मवेशियों की जिंदा जलने से मौत हो गई और 3 परिवार इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। राजस्व विभाग ने प्रभावित परिवारों को कंबल, तिरपाल और 5000 रुपये की नगद सहायता प्रदान की। वहीं अगली खबर देखिए, उड़ीसा में जारी शीतलहर से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। झारसुगुड़ा में न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि पिछले 73 वर्षों का सबसे कम तापमान है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार यह रिकॉर्ड 1953 के बाद बना। राज्य के अन्य शहरों में भी पारा लगभग गिर चुका है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में और गिरावट और घने कोहरे की आशंका जताई। चलिए अगली खबर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 जनवरी को जालंधर के डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इनोवेशन समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। वह विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों को डिग्रियां और 31 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान करेंगी। यह NIT जालंधर में 15 साल बाद किसी राष्ट्रपति का आगमन है, जो छात्रों और संस्थान के लिए प्रेरणादायक होगा और ऐतिहासिक क्षण भी है। सुरक्षा व्यवस्थाएं अंतिम चरण में लागू की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, नीतीश सरकार पर बिहार निवास को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगा। RJD का कहना है कि 1994 में लालू प्रसाद द्वारा निर्मित यह भवन मजबूत है और हाल ही में इसका सौंदर्यीकरण हुआ। आरोप लगाया गया कि लालू प्रसाद के नाम का शिलालेख हटाने और राजनीतिक ईर्ष्या के कारण इसे ध्वस्त किया जा रहा है। इससे 500 करोड़ से अधिक का नुकसान होगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिकी कार्रवाई को जंगल कानून बताया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन हो रहा है। अमेरिका ने मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाकर उन पर ड्रग्स और हथियारों का आरोप लगाया। विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचोडा ने देश की आज़ादी का भी आह्वान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, RJD ने नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोपालगंज मेडिकल कॉलेज को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया। RJD जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि सरकार क्रेडिट लेने की कोशिश में है ताकि यह परियोजना रुक जाए। तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री रहते 2022 में इसकी घोषणा भी की थी। RJD ने कॉलेज निर्माण, बरौली को अनुमंडल बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर जन आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं देखिए दोस्तों, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुई मौतों के विरोध में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में व्यापक घंटा बजाओ प्रदर्शन किया। भोपाल सहित कई शहरों में कार्यकर्ताओं ने सरकार की लापरवाही पर भी सवाल उठाए और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की। 16 मौतों और 35 से अधिक लोगों के बीमार होने के बाद कांग्रेस ने तत्काल कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान में सरकार की आर्थिक नीतियों और महंगाई के खिलाफ जनता का आंदोलन जारी है। अब तक 16 लोग इसमें मारे जा चुके हैं और 582 गिरफ्तार हुए। सर्वोच्च नेता खमेनी ने प्रदर्शनकारियों को दंगाई बताया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बल का प्रयोग की निंदा की। ईरान ने किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। प्रतिबंधों के कारण अर्थव्यवस्था बिगड़ने से लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। वहीं दोस्तों देखिए, दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत दी। अब उन्हें विधानसभा स्तरीय खाद्य आपूर्ति कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी कार्य और समस्याओं का समाधान जिला कार्यालयों में होगा। राजस्व विभाग के पुनर्गठन के बाद खाद्य और आपूर्ति विभाग के 70 सर्किलों को भी पुनर्गठित किया जाएगा। यह कदम ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से सेवाओं को सुलभ बनाने के साथ साथ दलालों से मुक्ति और करोड़ों रुपए के राजस्व की बचत करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भाजपा के सबसे युवा नेता नितिन नवीन अगले 1 महीने में RSS से जुड़े 36 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य संघ और भाजपा के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा, खासकर उन 21 राज्यों में जहां भाजपा RJD सरकारें हैं। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह द्वारा संघ भाजपा संबंधों को सहज बनाने के प्रयासों का हिस्सा होगा, ताकि जमीनी स्तर पर करने वाले संगठनों के अनुभवों का लाभ लिया जा सके।
वहीं अगली खबर देखिए, रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र में 82 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पड़ोसी सुग्गा साकेत पर घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। घटना 10 दिसंबर की है, लेकिन स्थानीय पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। पीड़िता के महिला थाने पहुंचने पर मामला दर्ज किया गया और आरोपी की तलाश जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, रामगढ़ नगर परिषद चुनाव को लेकर समीकरण बदल चुके हैं। 32 में से 15 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होने से निर्वर्तमान पार्षदों और संभावित उम्मीदवारों के अरमानों पर पानी फिर चुका है। कई अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है, जबकि कुछ ने दावेदारी छोड़ दी है। जिला निर्वाचन विभाग ने चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी है। वहीं दोस्तों देखिए, जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति का मुद्दा बजट सत्र में गरमाने वाला है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अपने वादे पूरे न करने पर विरोधी और करीबियों दोनों की आलोचना झेलनी पड़ेगी। आर्थिक रूप से पिछड़े और आरबीआई वर्गों के कोटे में कटौती की आशंका से विवाद बढ़ चुका है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भागलपुर में अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पहले डोज दिया जाएगा, फिर भी बात न बनी तो डोजर और बुलडोजर चलेगा। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि गरीबों की झोंपड़ी नहीं उजाड़ी जाएगी। फर्जी कागजात से भूमि विवाद फैलने वालों पर केस दर्ज भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव 31 जनवरी तक होने थे, लेकिन अब अप्रैल मई में होने की संभावना है। इस देरी से पंचायतों को मिलने वाली केंद्रीय ग्रांट पर संकट गहरा हो सकता है, जिससे वित्तीय संकट और विकास कार्य प्रभावित होंगे। अधिनियम के तहत प्रशासक नियुक्त करने पड़ सकते हैं, जिससे ग्रांट मिलना कठिन हो जाएगा। ग्रामीण विकास सचिव ने केंद्र से बात करने की भी बात कही। वहीं दोस्तों देखिए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के लिए नया सर्वे और आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कच्चे और असुरक्षित घरों में रह रहे ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना होगा। जनवरी 2025 से शुरू हुए इस सर्वे के बाद पात्र लाभार्थियों को 1,20,000 तक की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी। विधवाओं, दिव्यांगों और SC/ST परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे हर जरूरतमंद को सुरक्षित घर मिल सके। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि भारत रूसी तेल मामले पर सहयोग नहीं करता तो अमेरिका भारतीय आयात पर टैरिफ बढ़ा सकता है। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता से जोड़ा। ट्रंप के पिछले दावे के बाद यह बयान सामने आया कि पीएम मोदी ने रूसी तेल खरीद रोकने का आश्वासन भी दिया था। भारत अब अमेरिकी अनुरोध पर साझा करने के लिए रूसी और अमेरिकी तेल खरीद का साप्ताहिक डेटा इकट्ठा कर रहा है। वहीं देखिए, मोहन भागवत ने वृंदावन में समय सेवकों को सक्रिय भव्य का संदेश दिया। उन्होंने लव जिहाद पर चिंता व्यक्त करते हुए हिंदुओं से घर घर जाकर एकता का महत्व समझाने का भी आह्वान किया। भागवत 7 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें संघ के शताब्दी वर्ष समारोह की रूपरेखा और सामाजिक सद्भाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली प्रशासन SIR से पहले मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए अभियान चला रहे हैं। बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। 20 साल बाद सूची अपडेट हो रही है, जिसमें मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और पात्र नागरिकों को जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक विवाद से बचना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शी लाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, गांधीनगर में दूषित पानी से फैले टाइफाइड के 100 से अधिक मामलों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रशासन को युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत और प्रभावित बच्चों व नागरिकों को त्वरित उपचार का आदेश दिया। गुजरात सरकार के अनुसार 113 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 94 का इलाज जारी है। स्वास्थ्य टीमें सर्वेक्षण और जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। वहीं देखिए, अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर अभ्युदय योजना में फर्जीवाड़े, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ और खेती किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। इंटरनेट मीडिया पर जारी बयान में कहा कि भाजपा को शिक्षा, रोजगार और उत्पादन में नहीं बल्कि केवल वसूली कमीशन से मतलब है। अभ्युदय योजना को लेकर सामने आए कथित घोटाले पर सवाल उठाते हुए कहा कि 69 में से 48 संस्थान फर्जी पाए गए। सवाल सिर्फ करोड़ों के रुपयों की वसूली का नहीं बल्कि उन अभ्यर्थियों के भविष्य का है जो उनके भरोसे पढ़ाई कर रहे थे। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार के बक्सर में अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए जिला अधिकारी साइला ने अहम फैसला लिया। जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में, प्री स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में कक्षा 1 से 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 5 से 8 जनवरी तक बंद रहेंगी। कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चलेगी। बोर्ड परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी।